मतलब कैंसर की एक वो बनाई है वैक्सीन, ठीक है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और उसकी जो थ्योरी है वो थ्योरी एक्चुअली अपने इस जो चिकित्सा है जो अपन कर रहे हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से जो चिकित्सा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नवग्रह आश्रम से कर रहे हैं वही ऐसा नहीं, जो भी प्राकृतिक चिकित्सा से यानी कि पेड़ पौधों से जो अपनी चिकित्सा कर रहा है, यानी कि इस काढ़े से जो अपनी चिकित्सा कर रहा है, यानी कि गिलोय से जो अपनी चिकित्सा कर रहा है, या हल्दी से जो अपनी चिकित्सा कर रहा है, या गौमूत्र से अपनी चिकित्सा कर रहा है, या ये जो सदास्वागिन वगैरह ये जितनी भी जो भी हम चीजें आपको सुझा रहे हैं, इन सभी चीजों के सेवन से पिछले कई सैकड़ों सालों से कैंसर ठीक होता आ रहा है और आने वाले समय में भी होगा। तो वो रशिया की जो वैक्सीन है वो मतलब एक आर सेल, टी सेल, मतलब 3-4 तरह की अपने शरीर के अंदर मोटा मोटी आप तो ये समझते हैं ना कि भाई WBC होती है, RBC होती है, प्लेटलेट्स होती है, प्लाज्मा होता है, ठीक। परंतु इसके आगे जाके जैसे आपकी मांस की कोशिकाएं भी होती है, जैसे किडनी में किसी को कैंसर है, किसी को लीवर में कैंसर है, किसी को किस में, ठीक है, कोशिकाएं होती है। अब कोशिकाओं के अंदर 3 तरह की कोशिकाएं होती है, मतलब एक आर सेल होती है, एक टी सेल होती है, और एक आपकी जो सिंपल जो मैंने सेल बताई आपको जो कोशिकाएं वो होती है। और इनके अंदर जीव द्रव्य होता है, मतलब एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा लिक्विड भरा रहता है कोशिका के अंदर, ठीक है। और कोशिका आप समझ रहे हो हाथी जितनी बड़ी, हाँ अगर उससे माइक्रोस्कोप से देखें तो वास्तव में हाथी जितनी बड़ी आप उसको देख सकते हैं, उसके कई अंग होते हैं, कई विभाग होते हैं, ओके। तो उसके अंदर अभी रशिया ने जो वैक्सीन बनाई वो इंडिविजुअल वैक्सीन है। अब समझना इसको, वो ऐसा नहीं कि ऐसी वैक्सीन बना दी जो आप सबको लगा दिया तो सबको कैंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि जैसे आपको जिस प्रकार का कैंसर है, आपकी कुछ सेल लेंगे, कुछ कोशिकाएं लेंगे, आपकी कोशिकाएं लेके उसको एक लेबोरेटरी में इंजेक्ट करेंगे उसको, मतलब एक यूं समझ लो परख नली में उसको डालेंगे, और परख नली में डाल के आपकी कोशिका में जो आर सेल और टी सेल जो है, यानी कि जो ताकतवर कोशिकाएं हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके वापस आपके शरीर में डालेंगे। तो वो क्या करेगी कि जहां कैंसर की कोशिकाएं हैं उन पर जाके वो हमला करेगी और उनको वो खा जाएगी, उनको वो मार देगी। ये थ्योरी है। वैक्सीन में क्या था, यही था। जो आपका कोरोना का जो वैक्सीन बना उसमें भी यही था, जो टीबी का जो वैक्सीन है उसमें भी यही है, और जो बच्चों को ये लगाते हैं अपन जो 2 बूंद जिंदगी की और जो पिलाते हैं, उस वैक्सीन नाम जो भी है वो वही है कि वो उसका जो दुश्मन है आपके शरीर में जो चीज नुकसान कर रही है उसको जाके कमजोर कर देना। ये दूसरे शब्दों में सीधा मैं अगर कहना चाहूं तो आपके शरीर की जो कमजोर प्राण रक्षक जो शक्ति है, यानी कि इम्यून सिस्टम जो आपका है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको तो बढ़ाना और रोग को घटाना। और रोग किससे घटेगा? रोग तब घटेगा कि जब उसका जो प्रभाव करने वाला है उसको आप वहां से हटाओगे। तो आपका जो इम्यून सिस्टम जो है उसको मजबूत करने के लिए जो है, जिसको पुराने टाइम पे इम्यूनोथेरेपी कहते थे, और पुराने टाइम से क्या मतलब, आज भी लोग तो इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं, परंतु आज की तारीख में अगर अपन इस परिवेश में अभी एट ए टाइम अगर अपन मान लो उदाहरण के लिए मतलब आपका 8:55 पे अपन बात कर रहे हैं आज की 4 तारीख को, तो जो रशिया की जो वैक्सीन है वो बिल्कुल एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट धीरे धीरे जब ये डिक्लेयर्ड हो जाएगा तो सभी देशों में भी इसको लाया जाएगा। कैंसर को समझने के लिए सबसे शानदार तरीका कि कैंसर की परिभाषा अपने को आ जाए बस। कैंसर की जो डेफिनेशन क्या है, आपके शरीर में पाई जाने वाली अनियंत्रित कोशिकाएं, इन योर बॉडी अनकंट्रोल्ड सेल, जो आपके अनकंट्रोल सेल है वही कोशिकाएं हैं। इसमें कहीं बीमारी शब्द आया क्या, डिजीज आया? नहीं आया। आपकी बॉडी है मतलब आपका शरीर है, अनकंट्रोल मतलब अनियंत्रित है, और सेल मतलब कोशिकाएं। तो पूरा कैंसर आधारित है कोशिका पर, मतलब पूरा खेल कोशिका का है, सेल का है। और सेल क्या है? आपके शरीर की छोटी से छोटी इकाई कोशिका है। अब वो अनियंत्रित क्यों होती है?
वो अनियंत्रित इसलिए होती है कि वो अपना डीएनए चेंज कर लेती है। डीएनए को बहुत सामान्य भाषा में अगर मैं समझाना चाहूं तो मतलब वो अपना खानदान चेंज कर लेती है। खानदान चेंज किया, अपनी आदतें चेंज। इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दूं, जैसे कोई सरदार जी है तो वो उनका जो खानदान है वो कहेगा हम गुरुद्वारे जाएंगे, हम कार सेवा करेंगे, हम कृपाण रखेंगे, कंगा रखेंगे, कड़ा रखेंगे, कच्चा रखेंगे, कांच रखेंगे, ये उनका। जैसे कोई मेरे मुस्लिम भाई है तो वो मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, दाढ़ी रखेंगे और अपना पाजामा है जो वो नीचे से थोड़ा ऊंचा रखेंगे। मतलब उनके जो मजहब में जो बातें उनको हिदायत दी गई उसका पालन करेंगे। कोई हिंदू होगा तो वो मंदिर जाएगा, प्रार्थना करेगा और अपना मतलब तिलक लगाएगा, ये उसका खानदान है। सेम वैसे ही आपकी जो कोशिकाएं हैं, अब उनका खानदान बता रहा हूं मैं। जैसे सामान्य कोशिकाएं जो है, जैसे WBC श्वेत रक्त कणिका, उसका खानदान क्या है? वो रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करेगी, नंबर 1। उसकी जो उम्र है वो 4 दिन रहेगी, अधिकतम 4 दिन में वो मर जाएगी, ये उसका खानदानी गुण है। ठीक है, वो संख्या में उतनी ही रहेगी, अगर ज्यादा बढ़ेगी तो समझ लो खतरा हो गया। क्योंकि अच्छा, वो क्या करेगी? 1 से 2 के रूप में बढ़ेगी और 1 से 2 के रूप में ही मरेगी। यानी कि जो नई बनी वो जिंदा और पुरानी मरती जाएगी। जैसे प्लेटलेट्स है, 18 दिन उसका खानदान क्या? वो 18 दिन की उसकी उम्र होगी, 1 से 2 की संख्या में बढ़ेगी, 18 दिन में मर जाएगी, ये उसका खानदान है। वो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखेगी। RBC 120 दिन में मरेगी, हीमोग्लोबिन के लिए जिम्मेदार रहेगी, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जिम्मेदार रहेगी, आपके फेफड़े में से ऑक्सीजन को लेके आपकी आखिरी कोशिका तक जाएगी। और आपकी कोशिका के अंदर जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, विटामिन, ये जितनी चीजें, इन सबको पचाने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी या कैलोरी बनेगी, उस सबको लेके आएगी और पूरे शरीर में बांटेगी। मेरे तो पैर बहुत दुख रहे हैं, तो पैरों बहुत दुख रहे हैं, जिस पैरों को बहुत दुख रहे हैं उसके लिए वो ऑक्सीजन लेके आएगी। ये उसका खानदान है, मतलब ये उसका गुण है। ठीक है, अब जैसे फेफड़े की कोशिका का क्या खानदान है? वो श्वास लेगी, ऑक्सीजन ग्रहण करेगी, दूसरी जो नाइट्रोजन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और दूसरी हीलियम है, जितनी भी अमोनिया है, दूसरी जो खराब गैसें हैं उनको वापस बाहर निकालेगी। केवल ऑक्सीजन को लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड लाएगी और वापस बाहर निकालेगी। ये श्वास लेगी। यानी कि फेफड़े की कोशिका का जो खानदान क्या है, गुण क्या है? श्वास लेना। मस्तिष्क की कोशिका का क्या खानदान है? सोचना, आदेश देना। लीवर की कोशिका का क्या काम है? खून को छानना, जो टॉक्सिक्स हैं, जो जहर है, उनको अलग करना, ये उनका काम है। ये अब कैंसर की कोशिका पे आते हैं अपन। कैंसर की कोशिका का मैंने क्या बताया था? वो अपना खानदान चेंज कर लेती है। अपना खानदान चेंज करने पे क्या असर आता है जो बता रहा हूं। जो कोशिका अपना डीएनए चेंज कर लेती है, पहला उसका जो गुण है, वो जो एक सामान्य कोशिका तो क्या करती है कि 1 से 2 में बढ़ती है। अभी बताया मैंने आपको। ये कैसे बढ़ती है? ये 1 से 3, 3 से 9, 9 से 81, 81 से 6500 समथिंग, बोला इस रेशियो में ये बढ़ती है, रॉकेट की तरह सीधी। तो इसका गुण अजब हो गया ना, अजीब गुण है। मतलब जहां 1 से 2 बढ़ना था, वहां ये 1 से इतनी तेजी से बढ़ती। दूसरा गुण क्या है इसका? सामान्य कोशिका का जो गुण है, जो खानदान है, वो ये है कि वो जहां पैदा हुई वहीं रहेगी, मतलब और कहीं नहीं जाएगी। जैसे WBC है तो WBC खून के अंदर ही दौड़ती रहेगी। जैसे मस्तिष्क की कोशिका है तो मस्तिष्क में ही रहेगी, वो सोचने का काम करेगी जिंदगी भर। फेफड़े की कोशिका है तो जिंदगी भर श्वास का काम करेगी। बच्चादानी की कोशिका है तो वो भ्रूण को बड़ा करने का काम करेगी। मूत्राशय की कोशिका है तो वो मूत्र को होल्ड करने का और उसको रिलीज करने का काम ही करेगी। परंतु कैंसर सेल क्या करेगी? जहां पैदा हुई वहां भी रहेगी, उसके पड़ोस में जो है वहां भी जाएगी, और इवन की लास्ट में वो खून के थ्रू पूरे शरीर में रोती फिरेगी, मतलब घूमती फिरेगी, और जहां भी उसको कमजोरी मिली वहां अपना अड्डा और जमा लेगी। जिसको आपकी ये कैंसर की जो जांचें देखते हो, जिसमें एक शब्द लिखा रहता है मेटास्टेटिस या मल्टीपल या स्टेज 4 या स्टेज 3,
ये जो शब्द जब आपके लिखा जाएगा तो वो यानी कि लोकल अगर लिखा हुआ है तो यानी कि जहां कैंसर पैदा हुआ केवल वो वही बैठी हुई है, और अगर मेटास्टेटिस लिख दिया या मल्टीपल लिख दिया तो इसका मतलब वो जो कोशिका है। अब इसका सबसे सरलतम उदाहरण बता दूं, आपकी बड़ी आंत में हुआ कैंसर, बड़ी आंत के पास में लीवर लगा हुआ है, तो वो लीवर में भी चली गई, बड़ी आंत में भी है, लीवर में भी चली गई, और चूंकि वो वहां गई है तो बड़ी आंत में भी खून दौड़ रहा है, लीवर में भी खून दौड़ रहा है, तो वो उस खून के थ्रू थ्रू गई। और अगर आपका ब्रेन कमजोर है तो यहां जाके डेवलप हो जाएगी। आपके फेफड़े कमजोर हैं, कमजोर पे मैं आ रहा हूं, क्यों कमजोर है जिस पे मैं तो फेफड़े में कैंसर आ जाएगा। अब आपका कैंसर पैदा कहां हुआ? बड़ी आंत में। फर्स्ट शिफ्टिंग कहां की उसने? लीवर में। लीवर से कहां गया? ब्रेन में। अब आपके ब्रेन की बायोप्सी की, मान लो, हालांकि मैं मेरी बात स्पष्ट मान्यता कर देता हूं, मैं बायोप्सी के खिलाफ नहीं हूं, परंतु मैं इस बात के बिल्कुल साफ तौर से मेरे पिछले 10-12 साल का जो अनुभव है वो अनुभव ये कहता है कि आप ब्रेन और लंग्स इन दो की बायोप्सी करवाने से हमेशा बचें। मतलब आप जहां तक हो बचें, क्योंकि अगर आपके लंग्स की एक बार बायोप्सी हो गई या ब्रेन की एक बार बायोप्सी हो गई तो, क्योंकि ये दोनों बहुत अलग किस्म की, इनका खानदान बिल्कुल अलग है इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं का। अगर आपने इनको एक बार छेड़ दिया तो वो ज्यादा बाकी दूसरी जगह से बायोप्सी में कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है, परंतु अगर पता चल गया कि कैंसर है तो फिर बायोप्सी करवाने से कोई फायदा नहीं। सीधी बहुत क्लियर, मतलब क्लियर फंडामेंटल है इसके। ओके, बड़ी आंत से लीवर में गया, लीवर से ब्रेन में गया, ब्रेन का बायोप्सी ली, या मान लो वो ब्रेस्ट में आ गया, सिंपल समझ लो आपके स्तन में आ गया, स्तन की बायोप्सी ली। अब उस बायोप्सी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये तो एडिनोकार्सिनोमा, ये तो मतलब आपकी वो आंत का कैंसर है। आप डॉक्टर साहब को कहोगे डॉक्टर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, इसमें तो आंत का कैंसर लिखा हुआ है, इंटेस्टाइन कैंसर है, तो वो एक्चुअली उसकी जात वही है, उसका खानदान वही है। जैसे अगर आपको ब्रेस्ट का कैंसर है तो आप कहीं से भी सैंपल लेंगे तो उसमें लिखा हुआ जो बायोप्सी का जो नमूना आएगा उसमें लिखा जाएगा ये ब्रेस्ट एडिनोकार्सिनोमा है, या लंग्स का लिया तो ये लंग्स सार्कोमा है, ये उसका खानदान है। तो 3 जगह वो चोट कर रही है आपको, पहला खुद के जहां पैदा हुई वहां, दूसरा वो जहां शिफ्ट हुई वहां, और तीसरा वो खून के थ्रू जहां भी गई। और एक स्थिति ऐसी आती है कि पूरे शरीर में आपका कैंसर मतलब फैल जाता है, और उसके बाद में अगर डॉक्टर अच्छे हैं, ईमानदार हैं, तो कहेंगे साहब घर ले जाओ, सेवा करो, और अगर नहीं है तो फिर आपका वहां भी जो भी उनकी लूटपाट है वो अपना कर कुरा के, और जैसा उनकी ईमानदारी, जैसा उनका काम, वैसा वो जाने, उनका राम जाने। अब तीसरा, सामान्य कोशिका की उम्र होती है। अभी मैंने उम्र बताई आपको कुछ कोशिकाओं की, WBC की 4 दिन, प्लेटलेट्स की 18 दिन, RBC की 120 दिन, और आपकी जो मांस की कोशिकाएं हैं ना, जैसे आपके लीवर की कोशिका है, जैसे आपकी किडनी की कोशिका है, छोटी आंत की है, बड़ी आंत की है, इनकी उम्र है 7.5 महीने से 9.5 महीने के बीच में, अंदाजन ये उम्र होती है इनकी। जैसे आपकी हड्डी की कोशिकाएं हैं उनकी उम्र होती है करीब 2.5 साल से 3 साल, और जैसे आपकी बोन मेरो की जो कोशिकाएं हैं उनकी उम्र होती है करीब 4 साल से 5 साल के बीच में, और जो आपकी जो शुक्र कोशिकाएं या जो अंडज कोशिकाएं हैं उनकी उम्र होती है मोटा मोटी 7 साल। यानी कि 7 साल में आपका पूरा शरीर बदल जाता है। आप नहीं बदल रहे हो, आप ऐसा नहीं कि यार आज तो शरीर बदलेंगे यार, वैसा आज कुछ काम नहीं करेंगे, आज तो शरीर चेंज करेंगे, नहीं, वो शरीर आपका 7.5 साल में ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। रोजाना कोशिकाएं, करोड़ों कोशिकाएं रोजाना नई पैदा हो रही है, और करोड़ों पुरानी कोशिकाएं रोजाना मर रही है। अब कैंसर कोशिका पैदा तो करोड़ों हो रही है परंतु मर एक भी नहीं रही, ये उसका खानदान है, ये उसका DNA है, वो मरना भूल जाती है। समझ में आ गया? इसलिए एक सामान्य जो फोड़ा फुंसी होता है अपने शरीर पे वो उतना घातक नहीं होता जितना ट्यूमर, एक शब्द है ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब होता है गांठ, यानी कि ऐसी गांठ जो, अब कैंसर ट्यूमर की पहचान बता रहा हूं आपको। सामान्य गांठ होगी तो वो बिल्कुल गोल होगी, लाल रंग लिए हुए होगी, और 21 दिन के अंदर अंदर वापस ठीक हो जाएगी। कोशिका को मरने के लिए उसका DNA जिम्मेदार होता है।
तो फिर ना मरने के लिए भी उसका डीएनए जिम्मेदार होता, और वो डीएनए इसलिए चेंज कर लेती कोशिका कि उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है। अब कैंसर होने का पहला जो सबसे बड़ा कारण है, दिल्ली वाले विशेष तौर से सुन लें, एनसीआर वाले, क्योंकि भारत में तो एग्जाम्पल दिल्ली का ही आसानी से दिया जा सकता है। क्योंकि अगर डॉक्टर वारबर्ग हुए हैं जिनको 1931 में नोबेल प्राइज मिला था, डॉक्टर वारबर्ग, आपके लिए कुछ नया नाम होगा ये, तो डॉक्टर वारबर्ग हुए हैं जिनको 1931 में नोबेल प्राइज मिला था, और उन्होंने 1910 के आसपास अपना रिसर्च वर्क शुरू किया था, और उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि 35%, और ये जो कैंसर का इलाज भी उन्होंने बताया, मतलब जिसने ये कारण बताया कि कैंसर क्यों होता है, उन्होंने ये कारण भी, ये समाधान भी बताया कि आपका कैंसर ठीक क्यों होता है, आप कैसे ठीक कर सकते हैं, या नया कैंसर होने से आप कैसे बच सकते हैं। सिस्टम क्या है, अगर 35% ऑक्सीजन केवल 48 घंटे के लिए कम कर दी जाए, तो आपकी कोशिका को वो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, वो जो खाद्य सामग्री थी उसको पचाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन तो समय पे गई नहीं। अब इसका एक बहुत सिंपल उदाहरण बताऊं मैं आपको। आपके घर में गैस का सिलेंडर होता है ना, ठीक, और इमरजेंसी के लिए एक सिगड़ी भी होती है, या पुराना स्टोव अगर किसी के पास बचा हुआ हो तो, नहीं तो एक सिगड़ी होती है, या एक छोटा सा चूल्हा होता है। आपका गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, गैस को ऑक्सीजन समझ लें आप 1 मिनट के लिए, ऑक्सीजन गैस नहीं है आपके पास। अब आप खाना किससे बनाओगे, आधा खाना बन गया, आपका आधा खाना बना हुआ है। अब क्या करोगे, आप थोड़े पुराने कहीं कागज ढूंढोगे, या कहीं पुरानी कहीं लकड़ियां पड़ी है तो वो ढूंढोगे, या कहीं केरोसिन पड़ा है तो वो ढूंढोगे, और उस आधे बने हुए खाने को आप, मतलब उस आपका जो दूसरा सिस्टम है उस पर पकाने की कोशिश करोगे। ऐसा ही होता है ना, सेम वही आपकी कैंसर पैदा होने में होता है कि 35% ऑक्सीजन कम। तो जब ऑक्सीजन कम है तो वो जो जीव द्रव्य है, मैंने आपको शुरू में बताया, वो जो जीव द्रव्य जो है, वो जो लिक्विड जो भरा हुआ आपकी कोशिका के अंदर, उसको वो कोशिका कहेगी तू ऐसा कर, मरता क्या नहीं करता, आज तुझे तेरे को ऑक्सीजन बना देते हैं आज, जबकि वो ऑक्सीजन नहीं है। तो वो क्या करेगी, अपना प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, इन सबको पचाने के लिए उस जीव द्रव्य को इस्तेमाल कर लेती है, और इस्तेमाल करते ही वो कोशिका का धर्म परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी ब्राह्मण को या किसी एक सनातनी व्यक्ति को अगर आप मान लो अचानक आप शराब पिला दें या नॉनवेज खिला दें, तो वो कहेगा मेरा तो धर्म बिगड़ गया। सेम वही कहानी आपके उसमें है कि आपका जो ऑक्सीजन कम जाने की वजह से उसने अपने उसको लिक्विड के अंदर गई, उसने अपना डीएनए चेंज कर लिया। डीएनए चेंज करते ही पहला अंतर क्या आया, वो उसने कहा मैं तो मरती नहीं, मैं तो मरना भूल गई, अब नहीं मरती मैं तो। और हुआ यार ये भाई ठीक है, कल तक तो मर रही थी तू, अब नहीं, जो मैं इसलिए नहीं मरूंगी कि मैंने मेरा धर्म बदल लिया। मरना मेरा धर्म नहीं, अब नहीं मरना मेरा धर्म है, मेरी आदत रहेगी। तो उसकी वजह क्या थी, ऑक्सीजन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। अब एक प्रकृति का एक नियम है कि डेफिशिएंसी से अगर बाहर निकलना है तो एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। कोई बच्चा बहुत कमजोर है पढ़ाई में, तो उसके लिए क्या तरीका, ट्यूशन लगाओ, यही करते हैं अपन, या आप खुद पढ़ाओ घर पे, यही सिस्टम है। आप बहुत ज्यादा कमजोर है तो क्या करोगे, च्यवनप्राश खाओगे, दूध पियोगे। मतलब यानी कि जो कमजोरी है, जो आपकी डेफिशिएंसी है, उसको पूरी करने के लिए एफिशिएंसी करनी पड़ेगी। तो डेफिशिएंसी क्या थी, उस कोशिका का कैंसर में कन्वर्ट होने का क्या कारण था, ऑक्सीजन की कमी। तो उन्होंने जो इलाज बताया वो ये बताया कि ओमेगा 3 अगर आप देते हैं, ओमेगा 3 अगर आप किसी भी पेशेंट को देते हैं, प्रचुर मात्रा में अगर देते हैं, तो ओमेगा 3 आपके शरीर में ऑक्सीजन की बाढ़ ले आएगा। और बाढ़ ले आएगा तो जो दूसरी कोशिकाएं जो अब 1-2 दिन में सोच रही है कि हाँ हम चेंज करें, हमारा धर्म बदलें, तो उनका कहे नहीं नहीं नहीं, अब पर्याप्त ऑक्सीजन है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर में, उसका प्रमुख स्रोत भी ऑक्सीजन ही है। उसका भी, अब आपको सुन के आश्चर्य होगा, दुनिया की गंभीर से गंभीर बीमारी किसको मान रहे हैं आज की तारीख में, तो आप कैंसर को ही मान रहे हैं ना। थोड़े दिनों पहले कोविड को मान रहे थे, उसके थोड़े दिनों पहले टाइफाइड को मान रहे थे, उसके थोड़े दिनों पहले टीबी को मान रहे थे। इन सब बीमारियों का एक कॉमन इलाज क्या है,
प्राणायाम है ना, भस्त्रिका है ना, अनुलोम विलोम है ना, दौड़ना है ना, तैरना है ना, एक्सरसाइज है ना, मॉर्निंग वॉक है ना, ये क्या, इन सब में क्या एक कौन सी चीज कॉमन है? एक ही चीज कॉमन है, ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन, अब उन्होंने कहा कि भाई ओमेगा 3 किसमें है? सबसे ज्यादा ओमेगा 3 अगर आज की तारीख में प्राकृतिक रूप से अगर आपको चाहिए तो वो अलसी के अंदर है, फ्लैक्सीड। तो पहली दवाई क्या हुई? अलसी खाना शुरू करो, 15 ग्राम सुबह, 15 ग्राम दोपहर को, 15 ग्राम शाम को। ओमेगा 3 जो ही मिलनी शुरू हुई, आपका ग्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में बढ़नी शुरू हो जाएगी, और आपका जो कैंसर है वो 4 कदम पीछे हटना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका, अलसी का तेल ले लो, 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम को अलसी तेल लेना है। वो चाहे कैसे भी सब्जी में ले लो, चाहे दूध में ले लो, चाहे किसी भी रूप में ले लो। 10 ml कितना तेल होता है, और स्वादिष्ट भी होता है। अलसी का तेल में बदबू भी नहीं होती। दूसरा उन्होंने बताया कि आप बकरी, भेड़, ऊंटनी अथवा गाय, क्रम से सीरीज वाइज, बकरी नंबर 1, भेड़ नंबर 2, ऊंटनी नंबर 3, और आपकी जो गाय है देसी गाय के दूध का पनीर बना के पेशेंट को खिलाना शुरू कर दो। पनीर की मात्रा कोई तय नहीं, जितना खा सके उतना खिला दो, कब्ज भी नहीं होगी, ऑक्सीजन का भी पूरी मतलब बाढ़ आ जाएगी, और आपका कैंसर। तीसरा सब्स्टिट्यूट उन्होंने बताया मछली, मतलब मछली को स्टीम्ड करके खाना है, स्टीम्ड करके। घबराने की जरूरत नहीं, जो नहीं खाते हैं उनको नहीं खाना है। तो मछली को स्टीम्ड करके, जैसे आप ये पकाते हैं ना ढोकला, खम्मन, इडली, उस तरीके से भाप से पकानी है उसको, मछली को। और जिन परिवारों में मछली नहीं खाई जाती है उनको कोई तकलीफ नहीं, वो ऐसा करें, जो इसके ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आते हैं, मतलब मछली के तेल के कैप्सूल आते हैं, तो 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर को और 2 शाम को ले लो, या सुबह और शाम को तो 2-2 कैप्सूल ले ही लो। आपका बिल्कुल कैंसर उसी दिन से उल्टे पांव चलना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये इनकी एक शिष्या थी, इनकी एक स्टूडेंट थी डॉक्टर वारबर्ग की, डॉक्टर वुडविग। डॉक्टर वुडविग ने एक नई थ्योरी दी थी, वो दी थी मतलब आपका एंटीऑक्सीडेंट को सुपर एंटीऑक्सीडेंट में कन्वर्ट करने का। एंटीऑक्सीडेंट एक अपनी भाषा है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडेंट के खिलाफ नहीं है। इस शब्द का अर्थ यह है कि ऐसी चीजें जो ऑक्सीजन की कमी आपके शरीर में जो है उसकी पूर्ति करने के लिए ऐसे पदार्थ, जैसे उदाहरण के लिए शहद एंटीऑक्सीडेंट है, गाय का दूध एंटीऑक्सीडेंट है, सीताफल एंटीऑक्सीडेंट है, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, समझ में आ गया, टमाटर एंटीऑक्सीडेंट है। बताइए, यानी कि जो शरीर के अंदर ये जितनी चीजें हैं ये ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं। ऑक्सीडेंट का मतलब ये सीधा कर लोगे वो चीजें जो कैंसर की दुश्मन है। बहुत डायरेक्ट समझने के लिए ये मतलब ये चीजें एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ये यानी कि कैंसर को खत्म करने वाली है। तो डॉक्टर वारबर्ग की जो शिष्या थी डॉक्टर वुडविग, उसकी थ्योरी को इन 3 साइंटिस्टों ने, सेमेंजा ने और कैलिन ने और रेडक्लिफ ने, इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, और इनको नोबेल प्राइज मिला 2019 में, और एक बहुत बड़ी थ्योरी पे नोबेल प्राइज मिला। थ्योरी क्या दी इन्होंने? इनका भी पूरी दुनिया में एंटीऑक्सीडेंट की जो लिस्ट है, उस लिस्ट का मतलब क्या? ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन में भी अब इन्होंने कहा कि सुपर ऑक्सीजन कौन सी? ऑक्सीजन को ऐसे रूप में लिया जाए कि जो आपकी बॉडी में 3 चीजें डेवलप करे एक साथ। नंबर 1, ऑक्सीजन की बाढ़ ला दे। नंबर 2, इजी वे में अवेलेबल हो, और तीसरा, इजी वे में आपका शरीर उसको डाइजेस्ट कर पाए। बाकी ये तो कहते थे इस पत्थर को घिस के दे दो तो पत्थर डाइजेस्ट होगा क्या? नहीं हो। कहने का एग्जाम्पल ये, अब इन्होंने क्या शुरू किया, पहला सिद्धांत इन्होंने दिया कि आपके शरीर में का एक सिस्टम है जिसको हमारे आयुर्वेद में शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है। वही जो एलोपैथी है, एलोपैथी ये कहती है कि आपके शरीर के निर्माण में, आपके शरीर का जो पाचन संस्थान है, आपका श्वसन संस्थान है, आपके जितने बॉडी के अंदर जो इंस्टीट्यूट हैं अलग अलग तरह के, उनका अपना एक काम।
तो पहला काम क्या बताया इन्होंने, ये बताया कि सुबह 5 बजे से लगा के दोपहर के 2 बजे तक आपको फलों का जूस पीना है। सुबह के 5 बजे से लगा के दोपहर के 2 बजे तक फलों का जूस पीना। अब इन फलों में पहला फल कौन सा बताया इन्होंने बताया सीताफल, जिसको अपन शरीफा बोलते हैं। उसमें वो मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला फ्रूट अगर आज की धरती पे कोई है तो सीताफल है। यूपी और बिहार में एक कंट्रोवर्सी है, वहां इसको कद्दू को भी सीताफल बोलते हैं। तो मैं उस कद्दू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीताफल फ्रूट की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो सब्जी है, बेसिकली वो फल नहीं है, सब्जी है वो। ओके। नंबर 2 ड्रैगन फ्रूट। अभी कल ही हमने एक ड्रैगन फ्रूट पे वीडियो डाला है, हमारे यहाँ है ड्रैगन फ्रूट के प्लांट। तो ड्रैगन फ्रूट नंबर 2 पे। नंबर 3 ये जो बीज वाला अंगूर है, ये औषधियां बता रहा हूं मैं आपको, ये कैंसर पेशेंट को ये खिलानी है। और एक चीज आपके साथ बड़ी जो भारी चोट होने वाली वो ये है कि कैंसर होते ही आप सोचते हैं कि मतलब कम से कम 40-50 लाख की व्यवस्था, यही सोचते हैं ना साहब। यहाँ आप ना तो 40-50 लाख खर्च कर सकते हैं, यहाँ अधिकतम से अधिकतम आपका पूरा कैंसर ठीक होने तक आपका खाना खुराक भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। मुश्किल से 80-90 हज़ार में आपको ठीक होना है लास्ट तक। उसमें आपका खाना भी शामिल है, दूध भी शामिल है, घी भी शामिल है, शहद भी शामिल है, और ये सीताफल भी शामिल है, और ये ड्रैगन फ्रूट भी शामिल है, और आपका वो अंगूर भी शामिल है। अंगूर के बीज में, अंगूर जो काला अंगूर होता है उसके बीज में आज की तारीख में जितने इस धरती पे बीज हैं, जितने धरती नाम पे बीज हैं, उनमें से सबसे ज्यादा एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। वो सबसे सुपर एंटीऑक्सीडेंट है सीड के मामले में। अच्छा, वो सूखने के बाद में वो हो जाता है मुनक्का दाग। तो अगर आपको हरा अंगूर नहीं मिल रहा, मतलब वो ताजा अंगूर नहीं मिल रहा है, तो आप मुनक्का दाग को क्रश कर लीजिए, बांट लीजिए, मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। ये जो जूस बना रहे हैं आप, उस जूस में डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगला जो आपके फ्रूट है वो है पीली चमड़ी वाले फ्रूट, यानी कि आम है, संतरा है, मौसमी है, किन्नू है, नींबू है। अब यहां दिमाग में से निकाल लेना, आयुर्वेद की दवाई का मतलब खटाई नहीं खानी, और खटाई का मतलब नींबू नहीं खाना। दहत तेरी की जा भैंस पानी में। मतलब आप लोगों को खटाई के नाम पर आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखा हुआ कि नींबू नहीं खाना है, पर जानकारी नहीं है। तो एग्जैक्टली खटाई क्या है जो मैं बता देता हूं। अचार खटाई है, केरी जो अचार है वो खटाई है, और इमली खटाई है। बाकी दुनिया में कोई चीज खटाई नहीं है। ताजा तुरंत बनी हुई छाछ खटाई नहीं है, तुरंत का जो अच्छा दही है वो खटाई नहीं है। तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो दिमाग से ये चीजें भी निकाल लेना।